स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो मैट्रिक्स में पिछले दिन जो है आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए बताए थे। कुछ डिटर्मिनेंट्स में भी जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो क्रेमर्स रूल के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स में जो था वो जो है आपका मार्टिन्स रूल था। तो ये दोनों का थोड़ा मिक्स मिसलेनियस चीज़ें जो है आज के क्लास में होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि क्रेमर्स रूल, आइए ये डिटर्मिनेंट का चीज है। आज डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जो कॉमन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, है ना, वो आज पढ़ेंगे हम लोग। यानी मिसलेनियस क्लास होगा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल देखिए, क्रेमर्स रूल क्या है? जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, है ना, डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट, ठीक है, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, तो उसको क्रेमर्स रूल कहा जाता है। और जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसको मार्टिन्स रूल कहते हैं, ठीक है, जो कि पिछले बार बता दिए थे, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल जो है क्या है? इफ सिस्टम ऑफ equation is solved by using determinant is called क्रेमर्स रूल। उसको क्रेमर्स रूल कहते हैं। क्रेमर्स जो है मैथमेटिशियन का नाम है, मार्टिन्स भी मैथमेटिशियन का नाम है। तो मार्टिन्स रूल में जो है क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिक्स को यूज करके करते हैं। क्रेमर्स रूल में क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिटर्मिनेंट का यूज करके करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रेमर्स रूल, ये रूल हुआ। अब क्या है देखिए बताते हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x, ठीक है, a3x अब b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्रेमर्स रूल क्या कहता है कि x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, या आप कहीं कहीं यूज होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दूर कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू होता है डेल्टा y अब बाई डेल्टा। तो कोई राइटर डेल्टा 2 बाई डेल्टा भी लिखता है, कोई गलत नहीं है ना। और तीसरा होता है डेल्टा z बाई डेल्टा और डेल्टा 3 बाई डेल्टा। अब यहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा z क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि आपको बताते हैं डेल्टा क्या होता है। अब वेयर यहां पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यहां डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब डेल्टा क्या है देखिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो डेल्टा जो होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो बनता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपका डेल्टा हुआ। और डेल्टा x क्या होता है? डेल्टा x और डेल्टा 1 क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो रिप्लेस होता है कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड जो है d1 d2
D3, D1 D2 D3, और ये B1 B2 B3 और आपका C1 C2 C3 हो गया। ठीक है, ठीक। अब डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई जो है, या डेल्टा टू इसको कहते हैं, है ना, ये आपका डेल्टा टू कहिए। ये जो y का जो कोफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3, और डेल्टा थ्री जो हो जाएगा, या डेल्टा जेड कहिए इसको, हाँ, वो जो है जेड का जो कोफिशिएंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3, हाँ, जेड का कोफिशिएंट क्या है? C1 C2 C3। उसके जगह पर ये थर्ड कॉलम में D1 D2 D3 हो जाएगा। इसमें चार डिटर्मिनेंट बनेगा, एक तो डेल्टा होगा, दूसरा डेल्टा वन होगा, दूसरा डेल्टा टू होगा, तीसरा डेल्टा थ्री होगा। तो अब जो है यहां पर, हाँ, तो x यही हुआ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, और फॉर्मूला फिर एक बार लिख देते हैं, डेल्टा वन बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, डेल्टा x भी लिख सकते हैं वहां पर, z इक्वल टू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा। यहाँ डेल्टा जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही क्रेमर्स रूल है। यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट को यूज करके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो जो है रूल क्रेमर्स रूल कहलाता है। दूसरा ये चीज है नोट में कि चाहे वो मार्टिन्स रूल हो जिसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, चाहे क्रेमर्स रूल हो, ये केवल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक और सब जो भी है वो नहीं करता है। तो देखिए यहां पर क्रेमर्स रूल और मार्टिन्स रूल, दोनों ही, मार्टिन्स rule is applicable only for solving the system of लीनियर इक्वेशन केवल लीनियर इक्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज जानना है। तो देखिए यहां पर अब आगे तो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट, तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा यदि उसका सॉल्यूशन होगा। फिर उसका कंडीशन लिखाएंगे, है ना, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be consistent if it has
ए सॉल्यूशन, यदि उसका सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a system of equation is said to be inconsistent if it has no solution, यदि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, वैल्यू जब नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, if system of equation has only one solution, only one solution, यानी x का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा, y का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा, z का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा, यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा, है ना। हैज ओनली वन सॉल्यूशन is called unique solution, unique solution। अब देखिए, infinite solution, if system of equation has infinite solution, uncountable solution is called infinite solution। देखिए, infinite solution, infinite solution if system of equation has infinite solution, infinite solution, infinite solution that is uncountable is called इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसका काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, अब है ट्रैवल सॉल्यूशन। क्या है? ट्रैवल सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक्स का एक ही सॉल्यूशन होगा, वाई का वैल्यू एक ही होगा, जेड का वैल्यू एक ही, एक मतलब वन नहीं, मतलब ओनली सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा कि जब इसको आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मतलब वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
अब देखिए तीसरा जो है ट्रैवल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन क्या होता है ना। देखिए तो नेक्स्ट पेज में ट्रैवल सॉल्यूशन, ट्रैवल सॉल्यूशन, यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ऑल सॉल्यूशन जीरो होगा उसको ट्रैवल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी एक्स की वैल्यू भी जीरो होगा, वाई की वैल्यू जीरो होगा और जेड का वैल्यू जीरो होगा, है ना। तो ट्रैवल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ सिस्टम ऑफ, हाँ इसको ऐसे कर देंगे डिफाइंड। देखिए इफ all the solution of, if all the solution of system of equation, if all the solution of system of equation is zero, is called travel solution, travel solution, that is x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा। वैसा सॉल्यूशन जब ऑल सॉल्यूशन जीरो होगा उसको ट्रैवल सॉल्यूशन कहेंगे। और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, देखिए नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ऑल सॉल्यूशन जीरो नहीं है उसको हम लोग नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। इफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इज नॉट जीरो is called non-travel solution, non-travel solution। कम से कम एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब एक्स जीरो है, वाई जीरो है, जेड जो है जीरो नहीं है तो वो नॉन ट्रैवल हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आता है, जी मेंस में भी आता है। देखिए अब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको बताते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी टाइप होता है, बहुत बच्चे को कम पता रहता है। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा जो होता है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है राइट साइड, ये राइट साइड जो कांस्टेंट होता है वो ऑल कांस्टेंट जो होता है जीरो होता है। जैसे a1x प्लस b1y ये जीरो, a3x b3y
C3Z इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है कि A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1, A2X B2Y प्लस C2Z इक्वल टू D2, और आपका A3X प्लस B3 है ना, B3Y, ये आपका B2Y, B3Y C3Z इक्वल टू D3, यानी D1 D2 D3 तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। कोई दो जीरो हो सकता है ना, कोई दो जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमको नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल में 4x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये आपका कौन इक्वेशन हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस। और देखिए यहां पर 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। यहां पर देखिए, यहां पर पहला जो इक्वेशन है उसमें 1 है, 0 नहीं है, तो ये आपका नॉन होमोजीनियस हुआ। तीनों जब होगा तभी होमोजीनियस होगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं, अब क्या जानना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा, ये क्रेमर्स रूल में आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए ये क्रेमर्स रूल का है ये। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है, इसमें जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा, दो ही बात हो सकता है। डेल्टा जो है, जो A1 A2 A3 0 होगा या 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये याद रखने का सब चीज है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर डेल्टा 0 होगा, ये क्रेमर्स रूल में चलेगा ये रूल, ठीक है, मार्टिन्स रूल में नहीं। अगर डेल्टा 0 होगा, इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। क्या सिचुएशन हो सकता है कि अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल 0 है, यानी चारों 0 है। डेल्टा भी 0 है, डेल्टा x भी 0 है, डेल्टा y भी 0 है, डेल्टा z भी 0 है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये चेक करना पड़ता है कि कैसा सॉल्यूशन पूछेगा, तो आपको ये सब चीजें याद रखना होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जो है, अगर डेल्टा 0 है लेकिन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में कोई एक नॉन 0 है, तो नो सॉल्यूशन होगा, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इफ at least one of delta x delta y and delta z is non-zero, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हुआ कंसिस्टेंट,
ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। इस केस में भी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इनकंसिस्टेंटी का कंडीशन हुआ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि कंसिस्टेंट पूछेगा तो क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए चारों जीरो होना चाहिए, डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि अगर डेल्टा जीरो होना चाहिए, उसके बाद ये तीनों में से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, या डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अब आगे देखिए क्या है कि ये नोट पॉइंट में लिखना ये है कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि देखिए यहां पर a1x है, अब b1y है, अब c1z है, इक्वल टू जीरो है, a2x है, b2y है और c2z है, जीरो है। c2z जो है आपका जीरो है, a3x है प्लस b3y है, आप प्लस c3z है। कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है, x इक्वल टू जीरो रखिए, y इक्वल टू जीरो रखिए, z इक्वल टू जीरो रखिए, देखिए सेटिस्फाइज कर रहा है, राइट साइड जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होता है, ट्रैवल सॉल्यूशन। ट्रैवल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, इसका ऑल सॉल्यूशन जीरो होता है ना। तो यहां पर ये है, नोट में लिखना है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो बहुत सारा बच्चा लड़खड़ा जाएगा, है ना। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज always consistent because x is equal to 0, y equal to 0, z is equal to 0, be the solution of ऑल होमोजेनियस इक्वेशन। जितना भी होमोजेनियस इक्वेशन है उसका कम से कम होमोजेनियस इक्वेशन, दैट इज at least travel solution, at least travel solution of any homogeneous system of equation, homogeneous सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपका ये एग्जांपल हो गया होमोजेनियस। अब देखिए यहां पर क्या है कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है उसका नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो देखिए नोट में ये मैट्रिक्स में भी आ सकता है और डिटरमिनेंट भी हो सकता है। तो देखिए
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक मिनट, होमोजीनियस, हाँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन that is non-zero solution, non-zero solution। क्या होगा? डेल्टा जीरो होगा, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि केवल उसका जीरो ही सॉल्यूशन होता है। तो आपका जो है क्या होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होता है, जिसको नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपका नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होगा। अब इसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।